कल हमने देखा था, कुछ हमने नोटेशन स्टडी की थी, सेट्स देखे थे। सेट्स में जो कुछ ऑपरेशंस यूज होते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इस तरह के ऑपरेशंस देखे थे। फिर हमने कार्डिनलिटी डिफाइन की थी किसी सेट की। फिर हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे, फंक्शन क्या होता है उसकी एग्जांपल्स देखी थी। एक एग्जांपल ऐसी देखी थी जिसमें एक एफ गिवन था, वो फंक्शन होता था। दूसरी एग्जांपल हमने देखी थी जहाँ पे एक एफ गिवन एफ जो है वो फंक्शन नहीं था। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस की तीन टाइप स्टडी की थी, सरजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम दो सेट्स और एक सेट और एक या दो सेट्स डिफाइन करते हैं। ये हमने कल भी देखा था, लेकिन हम इसको दोबारा रिकॉल करते हैं कि अगर हमारे पास लेट से एफ हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी में, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? जी सर। अच्छा, एफ ए से बी में हमारे पास एक फंक्शन है और हम इसके बारे में इस फंक्शन के हवाले से दो सेट्स को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। एक सेट तो हमने देखा था कि जिसको हमने नाम दिया था एफ ऑफ ए, यानी इसमें किस तरह के एलिमेंट्स थे, एफ ऑफ ए टाइप्स के, और ए जो थे वो एलिमेंट्स थे ए के। यानी बेसिकली इसमें हमारे पास इमेजेस थे, यानी ये हमारे पास एक कोई सेट ए था, ये हमारे पास कोई सेट बी था, एफ हमारे पास फंक्शन है। तो एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए आपके पास ये वाला सेट होगा जिसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं, यानी ए के जितने एलिमेंट जहाँ जाके, यानी एफ ए के एलिमेंट्स को एफ जहाँ लेके जा रहा है, यानी ए के एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं, ए के एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो हमारे पास ये सेट है एफ ऑफ ए। ठीक है, जिसमें सारे के सारे ऐसे, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ए है तो यहाँ पे ए है। तो इस तरह के इमेजेस के सेट को हमने क्या नाम दिया था, क्या कहा था हमने इसको? क्या सेट हो? नहीं, कोडोमेन नहीं, हमने इसको रेंज कहा था। रेंज। हाँ, रेंज। ये जो सेट है इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस सेट को? इज कॉल्ड रेंज। हाँ, रेंज ऑफ एफ, इसको रेंज ऑफ एफ भी बोलते हैं या इमेज ऑफ एफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेंज ऑफ एफ भी बोलते हैं या इमेज ऑफ एफ। इमेज ऑफ एफ भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक सेट कल भी देखा था। अच्छा, अब इसको व्यू इस तरह कर सकते हैं कि जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सेट ए है, इधर आप समझ लें कि कोई चीज़ है या ए है, और यहाँ पे जो बी है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बी जो है वो कोई मिरर है। ये जो सेट है ये मिरर है, और ये ए का इमेज है जो यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और सेट डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमारे पास सी जो है वो एक सबसेट है पी का। किसका सबसेट है? बी का। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, और ये आपके पास कोई फंक्शन है, और यहाँ पे आपके पास कोई सेट सी है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं? अच्छा, इसको देखिए, इसका हमने क्या कहा था, ये ए के एलिमेंट्स के इमेजेस थे। इमेजेस कहाँ थे? बी में थे। यानी इमेजिन कर सकते हैं कि बी एक मिरर है और मिरर में आपको इमेज नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अब आपके पास बी में है। अब इमेजिन करें कि बी एक मिरर है और मिरर में से हम कुछ पोर्शन उसका सिलेक्ट कर लेते हैं, मिरर का एक पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कह देते हैं जी मिरर के अंदर ये गोल मिरर है एक, और इसके अंदर हम एक इतना सा पोर्शन सिलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से एलिमेंट सेट ए में वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इमेजेस जो हैं वो कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं जिनके इमेजेस? सी में। जिसके इमेजेस कहाँ हैं?
सी में। ठीक है सर। थोड़ा चेंज करके बना रहा हूँ ना। ठीक है। सो सी यानी बी के अंदर मैंने एक सबसेट ले लिया सी, और मैंने देखा कि इस सबसेट में वो कौन से एलिमेंट्स हैं ए के, वो ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके इमेजेस कहाँ लाया करते हैं सी के अंदर। सो ये जो सेट है, ये जो सेट है, इसको क्या कहते हैं, दिस सेट इज कॉल्ड, इसको डिनोट किस तरह करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ इनवर्स ऑफ सी, और इसको कहते हैं, और किस तरह डिफाइन किस तरह करते हैं, इस सेट को डिफाइन किस तरह करते हैं, इस सेट को डिफाइन किस तरह करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ सी किस तरह डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं ए के जिनके इमेजेस कहाँ जाते हैं, कहाँ पे हैं, सी में। सी में, बिल्कुल सही। अच्छा ये जो सेट है इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे द इनवर्स इमेज ऑफ सी। देखो ना ये क्या था, ये क्या था, इसको क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, इमेज ऑफ एफ, यानी इसका ए के इमेजेस थे। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम इधर से इधर नहीं जा रहे बल्कि हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ सी, यानी सी का इनवर्स इमेज या प्री इमेज। तो इस सेट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स इमेज, और so is called the pre-image or inverse image of C। क्या कहते हैं, इसको इनवर्स इमेज और क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ C, C अंडर F आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये C का ये C सेट का प्री इमेज, यानी ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो C पे जाके मैप होते हैं। सो ये हमने दो सेट्स हैं हमने बता दिए जिनको हम होपफुली यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इसको हम सेव करते हैं। सर यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर का ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे सर न्यू फोल्डर में लेक्चर 2 के नेम से सेव कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ ना मैं कैसे कर रहा हूँ। वैसे इसका ना मेरे पास एक डायरेक्ट मेथड भी है। ये देखें ना, इमेजेस मैंने यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ मैं फ़िलहाल इसको नाम दे सकता हूँ, मॉर्निंग है ना, ठीक है, इसको मैं फिर M1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया ना, ये देखें आपका, ये तो इवनिंग का है, यहाँ पे मैंने एक बना दिया हुआ है। अच्छा इसकी मैं कंप्लीट भी ले सकता हूँ, मतलब एक कंप्लीट भी बना सकता हूँ, लेकिन वो फिर एक, आप लोग कैसे इनको देखते हैं, आपने कैसे देखा था कल इन इमेजेस को, मोबाइल पे या लैपटॉप पे? मोबाइल पे। मोबाइल पे सर। तो फिर आप मुझे एक सुजेशन दें, मैं ज़रा आपको एक दिखाता हूँ कि इस तरह कर लूँ, अगर आप मुझे आइडिया दें। ये देखें, ये देखें, एक मैंने ट्राई की थी कुछ इस तरह की, देखिए ज़रा इस तरह की। आप लोगों को नज़र आ रहा है, कुछ इमेज में नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा? नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ, और मुझे आप बताएं कि इज़ इट सूटेबल, और हमें एक एक इमेज लेना है। देखें कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ये आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको अगर हम करें ना तो ये बड़ा हो जाता है। कैसे, इसको अगर हम करते हैं
कैसे एक्सटेंड होगा ये? सर कंट्रोल प्लस करें फिर होगा एक्सटेंड। कंट्रोल प्लस का आई डोंट नो क्या हो रहा है इसको। पहले तो कुछ पेज आ गए। अच्छा इसमें देखें ना, अब देखें, हाँ ये देखें, इसमें अगर हम करते हैं प्लस प्लस करते हैं, ये देखें, हाँ ये देख रहे हैं आप कहते हैं मैं इस तरह बना लूं, इस तरह से, इस तरह की कंप्लीट बना लूं, कंप्लीट पूरे लेक्चर की। ये देख लें, आपकी मुझे बताएं सजेशन है, कंप्लीट बना लूं एक ही, आप इसको फिर खुद ही इनलार्ज करके देखते रहेंगे बजाय इसके कि एक एक पेज बनाऊं। क्या कहते हैं? जी सर। इस तरह से कम। ऐसे ठीक है? ऐसे ठीक है? इस तरह से अपना जी जी ठीक है चलो। जी सर जी सर। मतलब आप देख लेंगे ना इसको, ये प्रिंट में फिर अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप मोबाइल ही यूज़ करें ना, प्रिंट कहाँ से लेने जाएंगे, ये मोबाइल में ज़्यादा सही आएगा, कलर है, सारा कुछ है, ठीक है ना ऐसे? ठीक है फिर इसी जी सर। गुड हो गया। चलो फिर तो हमें वो उस वक्त सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बताता हूँ उसको हम कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा जी इधर आते हैं और हम आ जाते हैं, हाँ ये ये वाइट बोर्ड है, इसको हम एंड में सेव कर लेंगे, जब लेक्चर एंड होगा ना तब जाके हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अच्छा जी वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगी। अच्छा जी अब हम कुछ और कल हमने देखे थे सब्जेक्टिव फंक्शंस और इंजेक्टिव फंक्शंस और हमने बाइजेक्टिव फंक्शंस देखे थे, और आज हम कुछ और फंक्शंस डिफाइन, एक और टाइप डिफाइन करते हैं, एक और न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, और फिर उनका कनेक्शन देखते हैं कि वो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंजेक्टिव के साथ कैसे रिलेटेड हैं और सब्जेक्टिव के साथ कैसे रिलेटेड हैं। सो हम आ गए हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, मतलब एक डेफिनेशन ये हमारे पास आ रही है, एक फंक्शन हमारे पास गिवन है सेट ए से सेट बी में, और हम कहते हैं कि इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन हैज़ लेफ्ट इनवर्स। क्या कहते हैं कि इस फंक्शन का लेफ्ट इनवर्स होगा, फंक्शन हैज़ लेफ्ट इनवर्स अगर क्या हो, इफ़ हमारे पास, इफ़ देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जी बी से ए में, क्या प्रॉपर्टी है उस फंक्शन की, सच दैट एस डॉट टी, सच दैट कि ये जो हमारे पास फंक्शन होगा ना, कौन सा, जी ओ एफ, यानी जी ओ एफ जो होगा आपके पास, जी ओ एफ, ये आपके पास अगर हम कंपोज करेंगे जी ओ एफ को, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन ए। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन एक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए क्या है, एक फंक्शन है सेट ए से सेट ए में। क्या प्रॉपर्टी है इस फंक्शन की, किस तरह से डिफाइंड होता है? ये इस तरह से डिफाइंड होता है कि आप अगर इस फंक्शन को कोई भी एलिमेंट देते हैं, लेट्स से ए, तो ये रिटर्न क्या करता है, वही एलिमेंट आंसर जो है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? दिस फंक्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका क्या नाम है? आइडेंटिटी
सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, उसको जो एलिमेंट देंगे वापसी पे वो वही एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ हमने क्या डिफाइन किया है कि फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो फंक्शन हैज़ लेफ्ट इनवर्स, फंक्शन का लेफ्ट इनवर्स होगा अगर एक और फंक्शन g फाइंड किया जा सके b से a में। किस तरह से कि अगर g और f का कंपोजिशन लें, कंपोजिशन हमने डिफाइन किया था ना कल। हेलो, कल हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन किया था। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। उसको भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ने कैसे डिफाइन किया था। ठीक है, कंपोजिशन कैसे डिफाइन होती है, अगर लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है आपके पास a से b में, और आपके पास एक और फंक्शन है जो कि g है लेट्स से, जो कहाँ से कहाँ में है, b से c में है। ठीक है, बल्कि इसको ए बी की बजाय अगर मैं इसको भी कुछ और लेके चलूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो ये फंक्शन मैं दे रहा हूँ x से y में, x और y कोई सेट्स हैं, g फंक्शन है y से z में। ठीक है, तो एक और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं GOF, जो कहाँ से कहाँ में होगा, जो x से z में डिफाइन होगा, x से z में डिफाइन होगा। किस तरह से डिफाइन होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखें, ये मेरे पास सेट x है, ये मेरे पास सेट y है, ये मेरे पास सेट z है, ये मेरे पास फंक्शन f है, ये मेरे पास फंक्शन g है। f क्या करता है, लेट्स से अगर हम कोई एलिमेंट देते हैं इसे x, तो ये उसको कहाँ सेंड करेगा बताएं, f ऑफ x है ना, और फिर ये मेरे पास फंक्शन g है, ये g इस f ऑफ x को कहाँ सेंड करेगा, कहाँ सेंड करेगा, ये उसको सेंड करेगा g f ऑफ x में। ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ z, राइट। अच्छा जी, ठीक है, तो ये उसको यहाँ पे सेंड करेगा। सो क्या देख रहे हैं, कंपोजिशन क्या है कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, वो इस तरह से फंक्शन डिफाइन होता है कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट x हो तो किस तरह से डिफाइन होता है। सो दिस इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड होता है कि अगर आप इसको कोई एलिमेंट x देते हैं तो क्या करता है, ये उस x के ऊपर पहले क्या अप्लाई होता है, f अप्लाई होता है। ठीक है, वो उसको कहाँ ले जाता है, y में। ठीक है, और फिर ये एलिमेंट y का हो गया, और y के ऊपर फिर क्या, y के एलिमेंट पे क्या अप्लाई होता है, g अप्लाई होता है, और इस तरह आपके पास जो एलिमेंट आता है वो कहाँ आता है, z में आता है। सो स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, x कहाँ से लिया था, x से, और आंसर फिर बाद में आ कहाँ रहा है, x पे क्या f अप्लाई हुआ वो y में गया, y के ऊपर फिर g अप्लाई हुआ तो आंसर कहाँ गया, z में गया। सो x से स्टार्ट हुआ था और आंसर कहाँ मिला, z में। सो इसलिए GOF जो है वो ऐसा फंक्शन है जो x से z में डिफाइंड है, और ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस f एंड g। सो ये हमारे पास कंपोजिशन है। सो अब मैं दोबारा इसको आता हूँ इसकी तरफ कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है a से b में, और हम कहेंगे कि फंक्शन हैज़ लेफ्ट इनवर्स। अगर हम एक और फंक्शन फाइंड आउट कर सकें g b से a में, क्या प्रॉपर्टी है उस फंक्शन की, इस g की, कि इस f के लेफ्ट साइड पे, f के लेफ्ट है ना, ये f की आपको भी लेफ्ट नजर आ रही है f की, ये g जो है, g f के लेफ्ट पे है या राइट पे है, लेफ्ट पे सर, लेफ्ट पे। सो
एक फंक्शन को कहेंगे कि उस फंक्शन का लेफ्ट इनवर्स होगा अगर एक फंक्शन g फाइंड कर सकें कि b से a में कि अगर f के लेफ्ट पे उस फंक्शन को रखें तो आंसर क्या आए, आइडेंटिटी है। क्या आए, तो ये क्या फंक्शन बन जाए, जी ऑफ, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए। किसके ऊपर, a के ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे थोड़ी देर के लिए देखेंगे मैं क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, जैसे मैं कहता हूँ जी 2 नंबर है, 2 एक नंबर है तो उसका इनवर्स क्या होगा, लेफ्ट इनवर्स क्या होगा, 1/2। ऐसे ही ना, समझ आ रही है। सो इसी तरह से अगर आपके पास एक फंक्शन है तो फंक्शंस के लिए भी लेफ्ट इनवर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और किस तरह से मौजूद है कि अगर आपके पास फंक्शन है तो फंक्शन हम कहेंगे कि फंक्शन हैज लेफ्ट इनवर्स। अगर एक और फंक्शन फाइंड किया जा सके कि उस फंक्शन को गिवन फंक्शन एफ के लेफ्ट पे रखें तो क्या है, कंपोज करें, मतलब लेफ्ट पे कंपोज करें तो कंपोजिशन लें तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो इसका आंसर है। इसी तरह हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, फंक्शन हैज लेफ्ट है तो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, राइट। फंक्शन हैज राइट इनवर्स इफ क्या हो आपके पास, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, लेट्स से मैं उसको h का नाम दे देता हूं, फ्रॉम अगेन b to a such that आपके पास अब जो कंपोजिशन है, अब क्या है, हम कह रहे हैं कि f हैज राइट इनवर्स, यानी f के अब हमने क्या रखना है, f के किस साइड पे फंक्शन रखना है, लेफ्ट पे कि राइट पे, राइट। राइट पे। सो f के राइट पे अगर इस फंक्शन को रखें तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन कौन सा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी a के ऊपर भी हो सकती है, b के ऊपर भी हो सकती है, किसके ऊपर आएगी आइडेंटिटी बताएं जरा। हाँ जी, किसके ऊपर है, देखिए जरा, देखिए स्टार्ट, देखिए ये कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन है ना, किसका एलिमेंट लेंगे, किसको, जैसे हमने कंपोजिशन किया तो कौन सा एलिमेंट देंगे इसको, किसका एलिमेंट देंगे सबसे पहले, इस f का जिसके ऊपर f अप्लाई हो सकता है, ऐसे ही ना। अब इस h किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, h को किसका एलिमेंट दे सकते हैं हम, b का कि a का, किसके ऊपर अप्लाई होगा ये h, फंक्शन है ना h, उसकी डोमेन क्या है b, इसको b का एलिमेंट देंगे h को, h को b का एलिमेंट देंगे तो ये उसको कहां भेजेगा, h को b का एलिमेंट देंगे a में भेजेगा, फिर a के ऊपर क्या अप्लाई होगा, f, फिर उसको कहां भेजेगा, b में। सो ये जो आइडेंटिटी बनेगी आपके पास कहां की बनेगी, ये b की बनेगी। ठीक है, सो ये हमने दो न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन किए। सर ये राइट वाली बात समझ नहीं आई, फिर से समझाएं। देखें, फंक्शन हैज राइट इनवर्स, अगर फंक्शन के राइट पे एक फंक्शन को रखें, उसके कंपोज करें, यानी फंक्शन के राइट पे फंक्शन को कंपोज करें तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या चीज समझ नहीं आई बताएं। सर ये किस तरह से राइट के ऊपर लिखेंगे, मतलब पहले g ऑफ x को करेंगे फिर बाद में f को करेंगे, जैसे ना, पहले h ऑफ x को करेंगे। देखे ना, पहली बात तो ये समझे कि लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स, यानी f है उसके लेफ्ट पे फंक्शन रख रहे हैं, आइडेंटिटी आ रहा है तो फिर ये g क्या होगा, हम कहेंगे कि फंक्शन जो है ना वो उसका लेफ्ट इनवर्स है, यानी ये बेसिकली g जो है वो लेफ्ट इनवर्स है। ठीक है, इसी तरह फंक्शन है राइट इनवर्स, अगर फंक्शन के राइट पे एक फंक्शन रखेंगे तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ पे फिर h है, यहाँ पे राइट इनवर्स। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और ये है देखें ना एफ के राइट पे है, हाँ बिल्कुल ये एच है, ठीक है। सर ये फिर राइट के ऊपर आया इसीलिए यहाँ पे हमने बी आई और बी लिखा है, हाँ एच जी, एंड टी। बिकॉज बिल्कुल इसलिए लिखा है, देखें फिर मैं इसको बताता हूँ। देखिए हम मैं ये क्या चीज है, ये कंपोजिशन फंक्शन है ना। कंपोजिशन हमने कैसे डिफाइन किया है? कंपोजिशन हमने ऐसे डिफाइन किया है कि अगर लेट्स से जी और एफ का कंपोजिशन है तो एफ पहले किस पे अप्लाई होगा? एफ पहले किस पे अप्लाई होगा? जी पे सर। हाँ, सो देखें यहाँ पे एफ पहले किस पे अप्लाई होगा? एफ अप्लाई होगा पहले यहाँ पे देखें, एफ पहले यहाँ पे देखें, समझे जरा। एफ फंक्शन है एक्स से वाई में, जी फंक्शन है वाई से जेड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि एफ पहले किस पे अप्लाई होगा? एफ अप्लाई हो ही एक्स पे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एफ की डोमेन तो एक्स है। सो पहले एफ एक्स पे अप्लाई हुआ, फिर जो आंसर आया उस पे क्या अप्लाई हुआ? जी अप्लाई हुआ। तो ये यही कुछ यहाँ हो रहा है। देखें एच क्या है, इसको अगर मैं पिक्चर बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? देखें कि आपके पास पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे पहले क्या है? एच है, पहले एच है ना, इधर लेफ्ट पे अप्लाई होगा ना, पहले एच है। एच कहाँ से कहाँ में फंक्शन है? बी से ए में, ठीक है। फिर उसके बाद पहले एच अप्लाई होगा। देखें जैसे ये जियो एफ था ना, तो पहले क्या अप्लाई हुआ था? एफ हुआ था, फिर उसके ऊपर जी अप्लाई हुआ है। अब इसी तरह एफ ओ एच है तो पहले क्या अप्लाई होगा? पहले एच अप्लाई होगा, ये देखें जैसे जैसे यहां था, और फिर उसके बाद एफ अप्लाई होगा। एफ कहां से कहां में फंक्शन है? एफ आपके पास फंक्शन है ए से बी में, ठीक है। सो अब देखिए हैं, हेलो जी, अच्छा। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आया, सो बी का एलिमेंट हमारे पास आया, एक एलिमेंट आया लेट से बी का, बी एलिमेंट आया। बी में कहाँ जाएगा? मैं मिसाल दे रहा हूँ, बी जाएगा एच ऑफ बी पे। एच ऑफ बी कहाँ जाएगा? वो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ बी पे। कहाँ जाएगा ये एलिमेंट? इवेंचुअली कहाँ जाएगा? ये किसका एलिमेंट होगा? ये बी का एलिमेंट होगा। सो स्टार्ट किस पे से हुआ था? बी से, और जा भी कहाँ रहा है? बी में। सो ये जो फंक्शन है ये आपके पास बी से बी में होगा, और ये आपके पास बी से बी में। अगर ऐसा एच हम फाइंड कर सकें कि जो एफ ओ एच है ये आइडेंटिटी हो जाए ऑन बी, तो हम कहेंगे कि एफ हैज राइट इनवर्स, और यही जो एच है दिस इज कॉल्ड राइट इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक यूजफुल प्रोपोजिशन पे, जो कि बेसिकली रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है इन चीज़ों का। रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है आपके पास इंजेक्टिव सर ये जो फंक्शन का। जी जी, ऊपर ये राइट इसमें सर एक एग्जांपल दे के सर समझाते फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स आएंगी हमारे पास बहुत ज़्यादा। एग्जांपल्स भी हम इसकी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अगर आपके पास मैट्रिसेस हों, ठीक है, तो मैट्रिसेस में आप इस तरह से अगर आप देखें तो मैट्रिक्स होती है, तो मैट्रिक्स का या लेफ्ट इनवर्स होता है या राइट इनवर्स होता है। मैट्रिसेस में होता है ना इनवर्स। तो जी सर। उसके अलावा भी आप बहुत सारी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं जिनका लेफ्ट इनवर्स होगा या राइट होगा, इस तरह की चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का। कुछ और अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि क्या इनका कनेक्शन है।
तो आपके पास एक प्रोपोजिशन है जो आपको बता रही है कि प्रोपोजिशन बता रही है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया है ना लेफ्ट इनवर्स वाला, इसका कनेक्शन है इंजेक्टिविटी के साथ। कैसे कनेक्शन है कि अगर लेट से एफ आपके पास ए से बी में एक फंक्शन है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? देन क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी? नंबर 1 कि आपके पास ये जो एफ है इंजेक्टिव होगा। एफ क्या होगा? इंजेक्टिव होगा इफ एंड ओनली इफ आपके पास एफ हैज लेफ्ट इनवर्स। सो ये जो इंजेक्टिव होने का कॉन्सेप्ट है ये ऐसे ही है जैसे कि फंक्शन का लेफ्ट इनवर्स होता है। सो ये बात एक ही है, कौन सी? कि फंक्शन इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ फंक्शन हैज लेफ्ट इनवर्स। अच्छा, इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? फंक्शन इज सर्जेक्टिव इफ एंड ओनली इफ हमारे पास एफ हैज राइट इनवर्स। सो ये रिलेशनशिप है बिटवीन इंजेक्टिविटी एंड लेफ्ट इनवर्स। फंक्शन हैज लेफ्ट इनवर्स, सर्जेक्टिविटी एंड फंक्शन हैज राइट इनवर्स। अच्छा, फिर इसके अलावा तीसरी है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, ये भी हमने पढ़ा था ना, फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ आपके पास हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जो कि यानी इफ एंड ओनली इफ एफ हैज लेफ्ट इनवर्स, एफ हैज लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स। फंक्शन हैज लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स। और इनफैक्ट हम देखेंगे कि फंक्शन हैज, इस केस में जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ये जो लेफ्ट और राइट इनवर्स होंगे ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सो और इसके अलावा ये फोर्थ है जो बहुत यूजफुल होगी हमारे पूरे कोर्स में, कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जिनकी कार्डिनैलिटी जो है, कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी क्या होती है जी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जो सेट्स हैं ए और बी, इनकी कार्डिनैलिटी, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो और साथ ही साथ दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल भी हो। ठीक है, तो देन क्या होगा? देन आपके पास देन क्या होगा? देन आपके पास ये कहना कि फंक्शन बाइजेक्टिव है ये ऐसे ही होगा, तो ये कहना है कि f इज बाइजेक्टिव, ये ऐसे ही है कि हम क्या कहें, इज द सेम एज सेइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज इंजेक्टिव, if and only if f is इंजेक्टिव, और इसी तरह if and only if f is
सर्जेक्टिव। यानी अगर आपके पास, ये बहुत यूजफुल है आपके पास ये प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है और उसमें दोनों सेट्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और इक्वल होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फाइनाइट भी है, तो इस केस में एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा इफ एंड ओनली इफ वो इंजेक्टिव होगा, इफ एंड ओनली इफ वो सब्जेक्टिव होगा। मतलब अगर आपने फंक्शन को शो करना है वो बाइजेक्टिव है तो ये काफ़ी है कि आप या तो ये शो कर दें कि फंक्शन इंजेक्टिव है या आप ये शो कर दें फंक्शन सब्जेक्टिव है। कोई एक शो कर दें तो उससे आपके पास ये शो हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। सो ये बड़ी यूजफुल प्रोपोजिशन है जो हम पूरे कोर्स में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रूफ का जो है वो आपके लिए एक्सरसाइज है, इसमें हिंट दिया हुआ है। सो डू बाय योरसेल्फ। सर ये इसकी बुक पीडीएफ अलजबरा की सर। हाँ जी, वो मैंने बताया है कि आपके मैंने जो है ना फाइल्स, टीम्स में जाएं, फाइल्स है ना, तो फाइल्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है अलजबरा बुक 1 में जो नोट्स हैं कि सर ये बुक है अलजबरा 1 मैथ्स 202 और डॉक्टर सईद अकरम, ठीक है। इसमें अभी मैंने सिर्फ ये हैंडआउट्स रखे हैं जो मैं कल पढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन मैं इसमें बुक भी रखूंगा। आई होप आज मैं उसमें बुक भी रख दूंगा, ठीक है, जिस बुक से मैंने ये हैंडआउट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। सो जी सर। अच्छा सर जी। नीचे जैद सर ने अपलोड किए हैं वो भी सिलेबस के हिस्से हैं? नहीं, वो पुराने लोगों के हैं, मैंने सिर्फ जो अपनी चीजें रखी है ना, मैंने जी सिर्फ वो जी जो सर। अलजबरा 1 मैथ 202 डॉक्टर सईद अकरम, उसमें मेरी सर चीजें फिर पड़ी आप बाकी। जी जी, तरह के बाइक लेने हैं सॉरी सर। क्या? ये जो नोट्स आपने रखे हुए हैं यहाँ पे, जी जी, सर उसका हम प्रिंट निकलवा के अपने पास एज अ नोट्स रख लें सर। ये बुक पीडीएफ में सर ये इसके ऊपर मोबाइल में बड़ा मसला होता है सर इसके ऊपर पढ़ने में। फिर यह है कि आप उतनी करती जाएं जितना मैं आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि हमने ये सारा नहीं पढ़ना। सर वही मैं कह रहा हूँ जो आपके नोट्स होंगे ना, आपने कहा जो मैंने हैंड नोट्स बनाए हुए हैं। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो बने हुए हैं ना, ये तो बहुत आगे तक है ना। अभी तक आप सिर्फ ये कर लें कि इसके पहले 3 टॉपिक का प्रिंट ले लें अगर आपने पढ़ना है तो। फिलहाल पहले 3 का ले लें, फिर अगर मजीद लेना होगा तो मैं आपको बता, ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं 2 न्यू कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और उनका रिलेशंस देखते हैं आपस में। मुझे पता चला है कि आप लोगों ने सेट थ्योरी का कोर्स पढ़ा हुआ है। नंबर थ्योरी का कोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और जी सर, नंबर थ्योरी पढ़ी लेकिन इतनी क्लियर नहीं हुई लास्ट सेमेस्टर में सर। कोई बात नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं अपने कोर्स में हर एक चीज़, देखें अब ये चीज़ें फंक्शन आपने कई दफ़ा पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं अभी शुरू से इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक दफ़ा चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अच्छा आप, अलजेब्रा है सर। हाँ, मैट्रिक्स को डील नहीं करते। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अलजबरा के अंदर आपके पास जो मेन चीज़ें हैं जिसके साथ अलजबरा चलता है, जो अलजबरा की लैंग्वेज है जिसमें पूरा अलजबरा डिस्क्राइब होता है, वो यही है सेट्स एंड फंक्शन एंड रिलेशन। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी पूरे अलजबरा में यूज़ होंगी। ये वही पुरानी चीज़ें हैं जिनको अक्सर हम छोड़ देते हैं या अच्छे से क्लियर नहीं करते, लेकिन अलजबरा इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के बगैर क्लियर ही नहीं होता। अब जैसे ये इंजेक्टिव सब्जेक्टिव है, पूरे कोर्स में ये आपके पास आता रहेगा, बार बार आएगा, 10 दफ़ा आएगा। तो ये बेटर है कि हम इसके थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें ताकि बाद में कोई हमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सर मैट्रिक इंटर में हमें स्किप करवा दिया गया था ये फंक्शंस वगैरह। जी, मैट्रिक में ये वाला टॉपिक हमें स्किप करवा दिया था सर ने। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको 2 लेक्चर लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है।
और क्या कहते हैं उसको, या सो इसकी जो एग्जांपल्स आपने पूछी है इसकी लेफ्ट इन्वर्स की और राइट इन्वर्स की, ये मैं आपको दूंगा, लेकिन आपने मुझे रिमाइंड कराना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल दूंगा। अभी अगर मैं दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट और राइट इन्वर्स की एग्जांपल देने के लिए हमें थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा, मैट्रिसेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब हम मैट्रिसेस में पहुंचेंगे, तकरीबन हम मैट्रिसेस में पहुंच जाएंगे दरमियान में ना 15वें 16वें लेक्चर तक आई थिंक हम मैट्रिसेस स्टार्ट कर लेंगे। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करते हुए हम वहां पे ना एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, वहां पे जाके फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, जो कि थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स होंगे, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है, हाँ अभी भी मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं बाइनरी रिलेशन की तरफ, या फिर मैं ये करूंगा कि इसकी एग्जांपल मतलब अभी बना के ना अपलोड कर दूंगा, लेकिन उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उसको समझने के लिए ना, ठीक है। अच्छा, वो जिसको समझ आ जाएगी ठीक है, वरना मैं छोटा, या फिर हम इसको उस वक्त ही कर देंगे, आई शैल सी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। दो कॉन्सेप्ट अब हम देखने जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है बाइनरी रिलेशन का या इक्विवेलेंस रिलेशन का। आई एम 99% श्योर कि आपने इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। पढ़ा तो है लेकिन सर जी क्लियर नहीं हुआ। तो मैं बताऊंगा, देखो अगेन मैं बताऊंगा हर चीज, बस मुझे सिर्फ बता दें कि ऐसे पहले सुना हुआ या नहीं सुना हुआ। ये भी आपने बाइनरी रिलेशन भी सुना हुआ है, और पार्टीशन का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, पार्टीशन ऑफ अ सेट। एनीवे, यस सर। अब बेसिकली इन दोनों को मैं डिफाइन करता हूं, और फिर बताऊंगा कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये सेम ही है। सो पहले हम डिफाइन करते हैं बाइनरी रिलेशन होता क्या है, ठीक है। सो हम आते हैं, डेफिनेशन देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एक सेट है, और हम बाइनरी रिलेशन क्या होता है, हम आर लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं किसका, ए क्रॉस ए का। आर क्या ले रहे हैं, एक सबसेट ले रहे हैं ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए का जो है ना स्क्वायर होगा। नहीं हमने पढ़ा नहीं था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, पेयर फॉर्म में। पेयर फॉर्म में होंगे। नहीं 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 नहीं, देखें, याद करें, रिकॉल करें, रिकॉल करें हमने क्या किया था, रिकॉल करें, हमने डिफाइन किया था ए क्रॉस बी में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, सेट्स बना के सर। इसमें पेयर्स होते हैं। पहला एलिमेंट ए से, ऑर्डर पेयर होते हैं, दूसरा एलिमेंट बी से, और ये ए और बी जो है किस, और ए जो है वो किसका एलिमेंट है, ए का, और बी किसका एलिमेंट है, बी का। तो इस हिसाब से ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, सर इन सेम होंगे, जैसे ए में होंगे वैसे दूसरे ए में भी होंगे। एग्जैक्टली इसमें एलिमेंट्स होंगे ए बी टाइप के होंगे, पेयर्स होंगे, ऐसे पेयर्स होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है। और इसमें ए किसका एलिमेंट होगा, ए का, और बी किसका होगा, वो भी ए का होगा। वो भी ए का होगा, बिल्कुल सही। सो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमने रिकॉल कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैंने क्या लिया है, ये ए क्रॉस ए का मैंने क्या लिया है, एक क्या है, ये सबसेट है, एक सबसेट मैंने लिया है। तो ये जो सबसेट है, दिस इज कॉल्ड, कौन सा सबसेट इज कॉल्ड, ये आर जो है, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। क्या कहते हैं इसको,
ये जो सबसेट है, ये जो आर सबसेट है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन ए। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, मतलब इसको और हम इसको लिखते कहते हैं शॉर्ट हैंड में, हम इसको क्या लिखते हैं, एंड वी राइट। सो किस तरह हम इसको लिखते हैं, वी राइट क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी। अगर हमारे पास क्या हो, अगर यानी अगर हमारे पास ए बी एक पेयर जो है, साहब ये पेयर देखिए ना, आर क्या है, ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए में किस क्या होते हैं, इस तरह के पेयर्स होते हैं। तो आर में क्या होंगे, आर में भी तो इस तरह के पेयर्स ही होंगे ना, सबसेट है ना इसका, है जी सर। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर लेट से एक पेयर हमने लिया और वो पेयर जो है अगर आर से बिलोंग करता है, यानी एक पेयर है जो कहां से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, तो फिर हम क्या नोटेशन उसके लिए लिखते हैं, हम नोटेशन लिखते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। यानी जब ये पेयर ए बी सेट आर से बिलोंग करता है तो हम क्या लिखते हैं, वी राइट ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, और ये हमारी शॉर्ट हैंड एक नोटेशन है जिसको हम यूज करेंगे। और फिर हम इसको यूं भी कहेंगे, फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज और हम क्या कह सकते हैं, जब हम इसको ए इज रिलेटेड टू बी ऐसे करते हैं तो फिर हम इसको इसी टिल्डा को हम ये भी कह देते हैं कि एक रिलेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं, कि हमारे पास ये जो टिल्डा है ये क्या होगा, इज अगर हमारे पास टिल्डा एक रिलेशन हो इस तरह का, यानी क्या एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो देन दिस इज, ये जो रिलेशन है, ये जो बाइनरी रिलेशन है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा अगर क्या हो, हाँ जी, रिलेशन को हम कहेंगे, बाइनरी रिलेशन को कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव होगा अगर क्या हो, हर एलिमेंट क्या हो, अपने साथ रिलेटेड हो, ऐसे ही ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। दूसरी बात कि हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा अगर ए रिलेटेड टू बी हो, तो देन क्या होना चाहिए, Related to A. if A is B related to related to A. yes, if A is related to B, then B is related to A। और तीसरा है कि एक रिलेशन को कहेंगे कि वो क्या होगा, वो आपके पास ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा अगर क्या हो, if A is related to B and B is related to C, then हाँ जी, A related to A related to C. C हो गया, बिल्कुल सही। तो एक रिलेशन को कहेंगे कि एक रिलेशन जो है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा अगर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होगा। वैसे इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस डेफिनेशन से लें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे ही। If AB is an element of R, then BA is an element of R. If AB is an element of R, BC is an element of R, then AC is an element of R. ऐसे ही होगा ना, अगर हम इस नोटेशन को यूज करें। ठीक है, सो एनीहाउ हमने बता दिया कि एक बाइनरी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। अब हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने लगे। ठीक है, सो क्या हम कहने लगे हैं कि एक रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है ऑन ए, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अगर क्या हो, ये रिलेशन जो है ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर क्या हो, अगर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हो, इफ दिस इज
reflexive, symmetric, and transitive. Reflexive, yeah, symmetric and ट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को, एक सेट ए के ऊपर बाइनरी रिलेशन को हम कहेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड हम एक चीज डिफाइन करते होते हैं, क्या भला? इक्विवेलेंस क्लास। याद है आपको? अगर हमारे पास ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, तो देन मतलब अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे हैं हम, और अच्छा ए हम जो है वो एक एलिमेंट ले रहे हैं किसका? ए का, तो देन हम इक्विवेलेंस, ओके हम इसको ज़रा थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं, इसको इफ नहीं लिखते। सो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और साथ में हम अब यानी हम न्यू डेफिनेशन बेसिकली करने जा रहे हैं इसी के अंदर। सो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये ए हमारे पास एक एलिमेंट है ए का, तो हम एक न्यू चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या? ऐसे एलिमेंट्स ए के जो ए के साथ रिलेटेड है। तो इस सेट को हम, ये जो सेट इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से भी करते हैं और समटाइम इस तरीके से। जो कि कौन सा सेट है ये एक ऐसा सेट है जो सेट ए हमने एलिमेंट ए हमने फिक्स कर लिया, यानी एक एलिमेंट हमने ले लिया सेट ए का, तो हम इस सेट में कैसे एलिमेंट्स है, इसमें वो एलिमेंट्स हैं, वो भी हैं जो कि ए के साथ क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, ये जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। और इसी तरह अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से कोई एलिमेंट हो, तो यहाँ एक्सरसाइज इसको कर लेते हैं छोटी सी, कि अगर लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है सी, ओके एक्सरसाइज भी नहीं करते इसको, एक मिनट इसको इसी के साथ कनेक्ट। लेट्स से अगर मेरे पास सी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है? जो ए की क्लास को बिलोंग करता है, तो देन आपके पास जो सी की क्लास होगी वो ए की क्लास के इक्वल होगी। सो वेल इसको आप ले लें एक एक्सरसाइज। ये बात पता है आपको? अगर एक एलिमेंट ए की क्लास से होगा तो फिर उस एलिमेंट की क्लास और ए की क्लास दोनों इक्वल होंगी। हाँ जी, पता है इस बात का? नहीं पता सर। अच्छा चले मैं इसको करता हूँ। अच्छा दूसरा इसके अलावा इसको मैं अभी करता हूँ, ठीक है? कैसे है? अच्छा और बात है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, एनी एलिमेंट इन any element in class of A is called any element in the equivalence class
class is called a representative of class। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्लियर है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया और इसका क्या फ़ायदा है, और इसकी कोई आपको रियल लाइफ कोई एग्जांपल आपको पता हो, कोई आप में से शेयर करना चाहे? सबसे पहले मतलब क्या है ये, कोई आपको फील हो रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जैसी चीज आपने कभी देखी हो, सुनी हो, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड होती हो? आप लोगों ने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा था उसका, डिस्क्रीट मैथ्स का, या एक आपका सेमेस्टर 1 या 2 में होगा, था ना कोर्स पूरा? जी सर था, डिस्क्रीट सेक्शन। एनीहो, चलो अगर आपको याद, अगर आप किसी को याद है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। कुछ किसी को पता है थोड़ा बहुत तो शेयर कर दे, हमारे और अच्छे से समझ लेंगे। है किसी को आइडिया? सो सबसे पहले देखें कि आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप गौर करें ना तो इक्वल का वर्ड आ रहा है, इक्विवेलेंस है यानी इक्वल से इसका रिलेशन है। अगर आप गौर करें तो क्या, अगर आप देखें तो इक्वल जो है, जिस तरह हम कहते हैं इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, तो इक्वल जो है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू एन एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ, होता है ना? और अगर मैं कहता हूं जी एक एलिमेंट ए जो है वो, मतलब एलिमेंट ए इज इक्वल टू ए, रिफ्लेक्सिव होगी। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, राइट? और तीसरी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, होता है ना ये? यस सर। तो इसका मतलब इक्वल जो है वो आपके पास क्या होता है, एक इक्वलेंस रिलेशन होता है ना? आप लोग मेरे साथ है ना? यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या इक्वल रिलेशन होगा ना? देखिए तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास होल्ड होगी। जी सर। लेकिन इक्वल रिलेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए, कौन सी? सेट। किस सेट के ऊपर बात की जा रही है? इक्विवेलेंस रिलेशन की। लेट्स से हम सेट ले लेते हैं, लेट्स से हम सेट ले लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है? हमने सेट, हमारा ए क्या है, 1 से लेकर 10 तक, और इस सेट में हम इक्वालिटी हम देखते हैं कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना? आप लोग नाराज हैं? नो सर। मतलब अगर हम 1 से लेकर 10 तक का सेट लेते हैं तो इक्वालिटी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी ना? जी सर। यस होगी ना? मतलब 1 से लेकर 10 तक एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये तो चलो आसान सी चीज थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये हो गया, सेट ए हमने ले लिया 1 से लेकर 10 तक। अब मुझे ये बताएं, सपोज हमने क्या ले रहे थे हम, चलो इधर आ जाते हैं, हम इसको ज़रा कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं ताकि हमें याद रहे हम कर क्या रहे थे, ठीक है? अच्छा, इसको करते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि सेट ए में हमने क्या रखा है, 1 2 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, और हमने कहा था रिलेशन क्या हमने रखा है, रिलेशन क्या रखा है, रिलेशन हमने रखा है इक्वालिटी का, है ना? हमने इक्वालिटी रखा है, इक्वालिटी रखा है रिलेशन।
ठीक है। और हमने देखा है कि नो डाउट दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन ऑफ कोर्स ऑन सेट ए, ये जो हमारा सेट ए है। ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि लेट से मैं इसमें एक एलिमेंट लेता हूं, लेट से मैंने वन एलिमेंट लिया, वन एलिमेंट ले लिया, मुझे बता सकते हैं कि इस वन की क्लास में क्या एलिमेंट्स होंगे? डेफिनेशन लिखवाएं, डेफिनेशन लिखवाएं। वो वाले एलिमेंट्स होंगे सच दैट विच आर, हाँ जी, एलिमेंट ऑफ ए, हाँ, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू, विच आर रिलेटेड टू। ए से अब ए की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है? बी नहीं, वन वन, वन। अब रिलेशन क्या है हमारा इधर? रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन क्या है? इक्वालिटी। मुझे बताएं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई बता सकता है? वन एलिमेंट होगा सर, वन। वन एलिमेंट एक होगा, सर। बिल्कुल सही। सो इन वन जनरल, ले रहे हैं तो वन इन जनरल, इन जनरल इस सेट में अब कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, इस सेट में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली उसकी क्लास में क्या होगा, क्या पड़ा होगा? उसकी क्लास में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के इक्वल होंगे, और हम देखेंगे कि उसमें एक ही एलिमेंट पड़ा होगा, कौन सा? ए, है ना? क्योंकि कोई भी एलिमेंट है इसमें, देखें ना, 1 से लेकर 10 तक कोई जितने भी एलिमेंट है वो हर एक अपने ही इक्वल है, वो किसी और दूसरे के इक्वल तो नहीं है। 1 2 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर एक जी सर। सेट बी भी ले लें जी, जी। साथ, जी जी, एक सेट बी भी ले दें, वो 1 से 11 तक कर लें, फिर होगी। बेशक। 1 अगर से आप देखिए, अगर आप रिलेशन यही रखते हैं, आप 1 से 10 तक क्या आप पूरे पूरे नेचुरल नंबर्स का सेट ले लें, फिर भी जी 1 की क्लास में 1 एलिमेंट होगा, 2 की क्लास में 2 एलिमेंट होगा, और ए की क्लास में एक ही एलिमेंट होगा, वही वाला। क्योंकि देखिए 1 से लेकर जितने भी इंटीजर्स हैं, 2 3 5 4 5 6 7, कोई आपस में इक्वल है? नहीं, नहीं है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल कितनी इक्वलेंस क्लासेस हैं जो डिफरेंट आती हैं, तो कितनी होंगी इस सेट के केस में? 10 सर। 10। वेरी गुड। देखिए, मैंने आपको सबसे सिंपल 3 एग्जांपल के साथ बताया है कि इक्वल्स रिलेशन भी इजी है शो करना, है ना? इट इज वेरी इजी। और इक्वल्स क्लास फाइंड करना भी इजी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि, अच्छा ये तो हमने बता दिया, अब हम एक और कॉमन रियल लाइफ की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम क्या देते हैं जी, पूरी कोई पाकिस्तान के अंदर हमारी जितनी भी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसका सेट है, यानी सेट ए हमारा हो गया पॉपुलेशन है पाकिस्तान। ठीक है। और हम क्या कर देते हैं कि पूरे पाकिस्तान का करें, आई थिंक सर अभी क्लास के एग्जांपल ले लें, जैसे एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं। हाँ, उधर भी आते हैं। मैं कुछ और सोच रहा था, क्या तुम जरा सोचे कि हम ऐसा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास पुअर, मिडिल और अपर क्लास आ जाए? क्या रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा? सर फिर एक सेट में 3 क्लासेस रखेंगे, पूरी पॉपुलेशन को नहीं रखेंगे। हाँ, जैसे तो 1 2 1 पे हाँ, आ जाएगा पुअर क्लास, 2 पे आएगा मिडिल क्लास, 3 पे आएगा एग्जीक्यूटिव क्लास। अच्छा, अभी कुछ इस तरह का रिलेशन सोचे हैं कि हम क्या कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं जिसकी क्लासेस ये वाली बने। लेट्स थिंक, मिसाल के तौर हम कह देते हैं जी ए और बी रिलेटेड हैं, अगर वो, मतलब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी वो पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सेट हो गया। ठीक है। ए क्या हो गया? पॉपुलेशन का सेट हो गया। हम कहते हैं जी कि 2 एलिमेंट हमने लिए, मतलब 2 लोग लिए, वो दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, 2 लोग रिलेटेड होंगे अगर या तो वो दोनों पुअर हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ए और बी 2 पीपल हैं, वो रिलेटेड हैं, या तब रिलेटेड है या वो पुअर हो या वो
मिडिल एवरेज हो या फिर वो रिच हो। तीन हम किस्म के कर लेते हैं ना, रिच, पुअर और दरमियान वाले को क्या कहें? मिडिल क्लास। मिडिल मिडिल। सो हम कह देते जी कि या तो मतलब दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, अगर या तो वो मिडिल लोअर क्लास से हो, या वो मिडिल से हो, या वो रिच से हो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहली चीज, हर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड है, राइट? हर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड है। ठीक है, सो अगर पुअर है तो वो पुअर के साथ रिलेटेड होगा, अगर रिच है तो वो रिच के साथ रिलेटेड होगा, मतलब अपने साथ ही एज अ रिच। और अगर वो मिडिल क्लास वाला खुद है तो वो अपने साथ रिलेटेड। सो यहां पहली प्रॉपर्टी तो क्लियरली होल्ड हो जाती है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी। अब वो रिलेटेड तभी होगा या वो पुअर होगा, या वो मिडिल होगा, या वो रिच होगा। इन तीनों केसेस में अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, लेट से वो मिडिल क्लास से है, तो फिर बी भी ए से रिलेटेड है क्योंकि वो दोनों मिडिल क्लास से हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। अब तीसरी चीज हो गई कि अगर ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, और बी जो है वो सी के साथ रिलेटेड है, राइट? तो फिर ए और सी भी रिलेटेड होंगे। अब देखें जरा, मैं कहता हूं ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है, क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ए बी दोनों मिडिल क्लास लोअर क्लास में होंगे, मिडिल, या दोनों मिडिल में होंगे, या दोनों अपर में होंगे, ऐसे ही ना? या दोनों पुअर क्लास में होंगे, या मिडिल क्लास में होंगे, या रिच क्लास में होंगे, ऐसे ही होगा ना, अदरवाइज तो वो रिलेटेड ही नहीं होंगे। तो मैं थोड़ी देर में सपोज कर लेता हूं कि दोनों मिडिल क्लास से हैं, ऐसे ही ए और बी दोनों मिडिल क्लास से हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं कहता हूं बी इज रिलेटेड टू सी। अब देखिए बी कहां से था? अभी हमने देखा बी कहां से था? मिडिल मिडिल क्लास। क्लास से। सो अब अगर बी मिडिल क्लास से है और बी रिलेटेड टू सी है, तो फिर सी भी किस क्लास से होना चाहिए? मिडिल क्लास से। सो क्लियरली फिर ए जो है, ए और सी दोनों मिडिल क्लास से हैं, तो इसका मतलब फिर ए और सी दोनों क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की, तीनों प्रॉपर्टीज जो इक्विवेलेंस रिलेशन की हैं वो क्या हो रही हैं? सेटिस्फाई हो रही हैं। ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम आ जाते हैं, हम पॉपुलेशन के सेट में से कोई एक एलिमेंट पिक करते हैं, कोई बंदा पिक करते हैं। पिक करेंगे, या वो पुअर होगा, या वो मिडिल क्लास होगा, या वो रिच होगा। लेट से वो अगर रिच है, अगर वो आदमी एक एलिमेंट क्या है? रिच से है, तो फिर उस रिच की क्लास में कैसे एलिमेंट्स होंगे? देखें, अगर सपोज मैंने एलिमेंट पिक किया और वो क्या है? रिच से है, तो उसकी क्लास में सारे वो एलिमेंट्स होंगे, उसकी क्लास में सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो क्या होंगे? रिच होंगे। रिच होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी क्लास में वही एलिमेंट्स होंगे जो रिच होंगे। अगर वो एलिमेंट पुअर क्लास से होगा, पूरा एलिमेंट पूरा होगा, तो उसकी क्लास में सारे के सारे पुअर पीपल होंगे, और अगर वो मिडिल क्लास से होगा तो उसकी क्लास में सारे के सारे मिडिल होंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब इधर गौर करें, ये जो सेट था और ये जो रिलेशन था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, इसमें हर एक एलिमेंट की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ था, और वो खुद पड़ा हुआ था। आप लोगों ने देखा यहां पे? जी सर। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन का लेते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है, अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता, मैं थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास एक काशिफ स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर वो पुअर है तो पूरे उस काशिफ की क्लास में कौन से लोग होंगे? वो अगर काशिफ पुअर है तो काशिफ की क्लास में पूरे पाकिस्तान के जो पुअर लोग होंगे वो काशिफ की क्लास में होंगे। यानी ये जो सेट होगा, यानी काशिफ की क्लास वाला जो सेट होगा, उसमें ऑल पुअर पीपल होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? और लेट्स से अगर पाकिस्तान में 10 करोड़ पुअर पीपल हैं, तो काशिफ अगर पुअर है तो काशिफ की क्लास में कितने लोग होंगे? 10 करोड़। 10 करोड़ लोग। मेरी बात समझ आ रही है? इसी जी तरह सर। सपोज अगर पाकिस्तान में यस सर। मिडिल क्लास जो है, सपोज 9 करोड़ लोग जो है वो मिडिल क्लास है,
ठीक है। तो फिर लेट से उसमें एक वसीम एक लड़का है, ठीक है, जो मिडिल क्लास से है, तो वसीम की जो क्लास होगी उसमें वो 9 करोड़ लोग होंगे, यानी 9 करोड़ एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, राइट, ठीक है। और इसी तरह सपोज अगर कलीम एक लड़का है जो कि एक रिच क्लास से है, रिच है, तो उसकी क्लास में कितने लोग होंगे? सपोज 1 करोड़ लोग होंगे, यानी जितने भी रिच हैं वो उसकी क्लास में होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। या अच्छा, अब मैंने देखें, अब मैंने एक बात बताई, यहां पे देखें एक फैक्ट मैंने नीचे लिखा, यहां पे, यहां देखें, ये जिसको मैंने एक्सरसाइज का नाम दिया कि आपके पास कोई भी एलिमेंट आप लेंगे क्लास में से, तो उसको कहेंगे उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी अगर मैं मिडिल क्लास में से या पुअर क्लास में से, लेट्स से पुअर क्लास में काशिफ भी है, आसिफ भी है, नवीद भी है, ये सारे पुअर क्लास से हैं, तो हर कोई भी एलिमेंट मैं पिक करता हूं पुअर क्लास से, तो वो उस क्लास को क्या कर रहा होगा? वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जैसे कि आपकी क्लास में से कोई भी स्टूडेंट हम पिक करते हैं, तो क्लास को अगर उसको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना लें, तो कोई भी स्टूडेंट क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है आपकी क्लास का। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सो और इसी तरह यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट सेट ए की क्लास से बिलोंग करता है, तो यानी अगर किसी एक एलिमेंट की क्लास हमने ली और उस क्लास में से एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो फिर उस एलिमेंट की क्लास भी इक्वल होगी उस क्लास के। कैसे? इसमें देखें, अब देखें, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। दो सेट्स कब इक्वल होते हैं? जब एक दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो। यानी उसके लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है, मैं ये शो करूंगा, ये इसका सबसेट है, और फिर मैं ये इसका सबसेट शो करूंगा, ठीक है। सपोज ये शो करने के लिए कि ये इसका सबसेट है, मैं यहां से एक एलिमेंट लेता हूं, कहां से? सी की क्लास से, और शो करूंगा कि ये एलिमेंट कहां बिलोंग करेगा? ए में। ए में, बिल्कुल सही। सो एलिमेंट मैंने सी की क्लास से लिया, तो सी की क्लास से एलिमेंट लेने का मतलब, क्लास में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? किसी एलिमेंट की क्लास में वो एलिमेंट्स होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब फिर ये क्या हुआ? एक्स जो है किसके साथ रिलेटेड होगा? सी के साथ रिलेटेड होगा, है ना? भाई देखें ना, एक्स सी की क्लास से है। देखें बी एलिमेंट ए की क्लास से है, तो बी और ए रिलेटेड है। एक्स सी की क्लास है, एक्स और सी रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर देखें, मुझे यहां क्या गिवन है? मुझे क्या गिवन है? C belongs to A. अब देखिए ना, मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है कि C बिलोंग्स टू A की क्लास, और मैंने शो क्या करना है कि C की क्लास और A की क्लास इक्वल है। मैंने एलिमेंट ले लिया C की क्लास में से, यहां से पता चला X और C रिलेटेड है, और फर्दर मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि C बिलोंग्स टू A की क्लास, विच मीन्स C इज रिलेटेड टू, हाँ जी, A, बिल्कुल सही। और हमें पता है कि ये क्या है? ये क्या है? एक इक्वलेंस इक्वलेशन है, तो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। लास्ट वाली कौन सी है? A is equal to B and B is related to C, then A is related to C. So यहां से मुझे देखिए, मैं ट्रांजिटिव को यूज करते हुए कह सकता हूं कि X is related to A, कह सकता हूं? यस जी सर। यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि X जो है वो A की क्लास से होगा? यस सर। रिलेटेड है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो C की एक एलिमेंट मैंने C की क्लास से लिया और शो कर दिया वो A की क्लास से, इसका मतलब C की क्लास जो है वो A की क्लास का सबसेट है। सिमिलरली मैं शो कर सकता हूं क्या कि जो A की क्लास है वो किसका सबसेट है? C की क्लास का है। और इस तरह फिर क्या शो हो गया? क्या शो हो गया? दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। इजी है ना? ये आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं आपको, ठीक है। सो यहां से हमने काफी क्लैरिटी से बता दिया कि इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है और इक्वलेंस क्लास क्या होती है। अब हम आते हैं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट देना है और फिर हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे देता जाता हूं कि ये जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, कि आपने मुझे बताया था कि वो जो 1 से लेकर 10 तक का सेट था ना, 1 से लेकर 10 तक का, उसकी कितनी क्लासेस बन रही थी? कितनी टोटल इक्वलेंस क्लासेस बन रही थी?
10 10 बन गए। 10 से 10 बन गए। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं करने लगा हूं कि इसी से रिलेटेड, यानी वो जो सेट है, द सेट, कौन सा सेट ले रहा हूं, द सेट, जिसमें मैं क्या रख रहा हूं, जिसमें मैं सारी की सारी क्या पुट कर रहा हूं, क्लासेस पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं, क्लासेस। द सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस। क्या, द सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस Equivalence इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कोशेंट सेट। इसको क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस का QUOTIENT, द सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस इज कॉल्ड कोशेंट सेट। क्या कहते हैं इसको, क्वोशंट सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे वर्ड क्वोशंट नजर आ रहा है ना, क्वोशंट इज काइंड ऑफ डिवीजन थिंग, तो मैं सेट ए लिखता हूं, उसके नीचे ये क्वोशंट वाला सिंबल लिखता हूं, और इसके नीचे क्वोशंट का ताल्लुक किस चीज के साथ है, उसमें है इक्वलेंस क्लासेस। इक्वलेंस क्लासेस कहां से आती है, इक्वलेंस रिलेशन से आती है। इक्वलेंस रिलेशन कहां से आता है, रिलेशन से आता है। सो नोटेशन जरा अंडरस्टैंड करें, ए क्वोशंट, इसको क्या कहेंगे, क्वोशंट सेट, ये उसकी नोटेशन है, ठीक है, ये उसकी नोटेशन है। सो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट दे दिया। अच्छा, यहां पे एक और चीज आप देख सकते हैं, एक छोटी सी, अब मैं आपको एक एग्जांपल एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूं कि अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करें ना, एक फंक्शन डिफाइन करें, फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं पाई, कहां से कहां में, पाई डिफाइन कर रहा हूं सेट ए से ए, ये क्वोशंट सेट में फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, किस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि पाई को अगर मैं कोई इसको अगर मैं एलिमेंट पुट करूं ना इसके अंदर कोई ए, तो मुझे क्या आंसर दे, बताएं जरा, क्या आंसर दे, क्या देना चाहिए बताएं। इधर कैसी चीजें होती हैं इसमें, अभी हमने देखा, आंसर देना चाहिए। हाँ सॉरी, आपकी आपकी बात नहीं, अब बताइएगा। इसमें क्या, ए नहीं, ए की क्लास, राइट, ए की क्लास। इस तरह से अगर हम फंक्शन डिफाइन करें तो वो आपके पास क्या होगा, दिस इज अ सर्जेक्टिव, इसको क्या कहेंगे, ये क्या होगा, सर्जेक्टिव मैप होगा, ये क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आपसे ना हो तो शुरू के 5 मिनट में क्लास में मैं आपको ये करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट एंड वी आर डन देन। अब हम न्यू कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टीशन। क्या है, पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक रूम लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल है हमारे पास रूम, और हम उसकी क्या कर देते हैं, उस हॉल की पार्टीशन कर देते हैं, उसमें 2-3 रूम्स बना देते हैं, केबिन बना देते हैं, ये क्या होगी, उस हॉल की पार्टीशन होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक पिज्जा है, आप उस पिज्जे के क्या बना लेते हैं, पीसेस बना लेते हैं, वो जो पीसेस होंगे वो उस पिज्जे के क्या होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, उसकी पार्टीशन कर रहे होंगे। पीसेस क्या कर रहे होंगे, उस पिज्जे की पार्टीशन कर, मेरी बात समझ आ रही है, पार्टीशन कर रहे होंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, एक सेट गिवन है, ए जो है वो मेरे पास, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी सेट हम ले रहे हैं, ठीक है, ए मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उसमें मेरे पास एक कलेक्शन है, किस तरह का कलेक्शन है, मेरे पास कुछ सेट्स का कलेक्शन है, ए आई, मेरे पास कुछ आई बिलोंग्स टू आई, कोई कलेक्शन है, किस तरह का कलेक्शन है कि इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं भला, सेट ए के सबसेट्स पड़े हुए हैं। यानी यूं समझिए सेट ए को इमेजिन करिए ये पिज्जा है और ये ए आई क्या है, उस पिज्जे के पीसीज हैं, ठीक है। तो इस कलेक्शन को, ये मेरे पास कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन को मैं कहूंगा दिस कलेक्शन इज, ये जो कलेक्शन होगा इसको कहेंगे दिस इज अ पार्टीशन ऑफ ए। ये क्या होगी, पार्टीशन होगी सेट ए की। अगर 2 प्रॉपर्टीज हो, अब देखें पिज्जा है ना आपके पास, पिज्जे के अपने पार्ट्स बनाए, लेकिन उन सारे पार्ट्स को दोबारा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पिज्जा वापस आ जाएगा, वापस पिज्जा आ जाएगा, बिल्कुल सही। सो पहली चीज कि अगर आप उन सबका यूनियन ले लें, इन सबका यूनियन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पूरे का पूरा पिज्जा आ जाएगा, ऐसे ही। और दूसरी चीज, अगर आप क्या करें, अगर आप उन पीसीज का इंटरसेक्शन लें आपस में, तो वो क्या आएगा, हाँ जी,
जो पीस आई वही आएगा। नहीं, अगर हाँ अगर सेम है, अगर आई और जे सेम है तो वही आएगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो एम्प्टी होगा। एम्प्टी आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, एम्प्टी आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पार्टीशन का कॉन्सेप्ट हो गया। और अब मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी देखिए आज हमने दो कॉन्सेप्ट्स अभी देखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अभी हमने देखा इक्वलेंस रिलेशन का, ठीक है, और अब हमने क्या देखा है, पार्टीशन का। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्या हैं, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सेम। ये जो प्रोपोजिशन है वो ये बता रही है कि बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सेम। उस प्रोपोजिशन में हम सबसे पहले ए क्या लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास, तो पहला इसका पार्ट क्या है, अगर हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन है, अगर हमारे पास ये एक इक्वलेंस रिलेशन है, ऑन ए, तो ये इक्वेशन में क्या देता है, यानी अगर हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन है सेट ए के ऊपर, तो ये जो हमने कोशेंट सेट बनाया, क्या बनाया, अभी हमने बनाया था ना कोशेंट सेट, याद है आपको? कोशेंट सेट में क्या था भला, क्या था, सेट ऑफ क्लासेस ऑफ ए। सेट ऑफ क्लासेस, कि जो सेट ऑफ क्लासेस है, ठीक है, ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स अ सेट ऑफ क्लासेस होती थी ना, इसमें क्या होते थे, इसमें सेट्स होते थे ना, ये देखिए इसमें सेट्स होते थे ना, कौन से, इक्वलेंस क्लासेस होती थी, ये देखिए ए, इसमें क्या होती थी, इक्वलेंस क्लासेस। ये जो क्लासेस हैं, यानी ये जो सेट्स हैं इसके अंदर, ये क्या बनेंगे, दिस इज, दे विल फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ, दिस सेट फॉर्म्स अ partition of set A। और इसी तरह कन्वर्सली क्या है, अगर मेरे पास एक पार्टीशन गिवन है, अगर मेरे पास क्या गिवन है, अगर मेरे पास एक, ये हमारे पास क्या है, एक पार्टीशन है, पार्टीशन है किसकी, ऑफ सेट ए। देखो अगर मेरे पास इक्वलेंस रिलेशन है तो इक्वलेंस क्लासेस का जो कलेक्शन है वो क्या बनाता है, सेट ए की पार्टीशन देता है। और अगर मेरे पास सेट ए की पार्टीशन गिवन है, ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक, देयर एग्जिस्ट एन इक्वलेंस रिलेशन, मेरे पास एक इक्वलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन ए। उस इक्वलेंस रिलेशन की जो क्लासेस होंगी, उस इक्वलेंस रिलेशन की जो क्लासेस होंगी, मेरे पास एक इक्वलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, आर, क्या होंगी, आर सेट्स। कौन से सेट्स होंगे, आर ए आई, ठीक है। सो वंस अगेन इसका भी प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, डू यूर सेल्फ, वेरी इजी है, मैंने हिंट दिया हुआ है, ठीक है, डू बाय योर सेल्फ। और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, कौन से दो कॉन्सेप्ट सेम है, कोई सेट मेरे पास ए गिवन है, कोई सेट ए गिवन है, ये मेरे पास गिवन है, राइट, और उसके ऊपर दो कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इक्वलेंस रिलेशन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्टीशन का। सो बताना चाहूंगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। कैसे, पहला क्या बता रहा है, अगर एक इक्वलेंस रिलेशन गिवन है, सेट ए के ऊपर इक्वलेंस रिलेशन गिवन है, तो उस रिलेशन की मदद से मुझे सेट ए की क्या मिलती है, एक पार्टीशन मिलती है। किस तरह की पार्टीशन मिलती है, वो जो इक्वलेंस क्लासेस है वो क्या बनाती हैं, पार्टीशन बनाती हैं। और इसी तरह कन्वर्सली अगर मेरे पास एक पार्टीशन गिवन है तो मुझे एक इक्वलेंस रिलेशन मिलेगा जिसकी क्लासेस क्या होंगी, एग्जैक्टली वो सेट्स होंगे जो उस पार्टीशन के एलिमेंट है। ये दूसरे वाले को अगर आप गौर से देखें ना, तो जो हमने एग्जांपल क्रिएट की थी ना, मिडिल क्लास वाली, पुअर क्लास वाली और रिच क्लास वाली, वो अगर आप गौर करें तो इस टू वाली चीज हमने की थी कि हमारे पास एक ऑलरेडी हमें पता था 3 क्लासेस हैं, है ना,
और हमने उसकी मदद से रिलेशन डिफाइन किया था, ठीक है। और ये वाली चीज हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसकी मदद से जो, अब इसको थोड़ा सा शो करना होगा, प्रूफ इसका गिवन है, हिंट गिवन है प्रूफ का, आप यहां से देख सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। सो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कल तक, अगर मैं वैसे इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। तो ठीक हो गया इंशाल्लाह। फिर अभी मुझे अटेंडेंस लेनी है आपकी, हाँ अटेंडेंस लेनी है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये आपका लेक्चर जो था ये हमारा था, इसको मैं नाम दे रहा हूँ L2 लेक्चर 2, और इसको मैं नाम देता हूँ BS4, और ये हो गया मॉर्निंग, ऐसे ही BS4 मॉर्निंग, ये लेक्चर 2 हो गया। इसको मैंने सेव कर दिया, ये मैं अभी आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। और अभी मुझे आपकी लेनी है अटेंडेंस। हाउ शुड आई डू इट? मोर एक्शन। सर बुक भी शेयर कर दें। जी मैं बुक भी शेयर कर देता हूँ। असल में अभी मेरी क्लास है 12 बजे, तो ये ख़त्म होंगी 3 बजे। तो 3 बजे के बाद मैं चीज़ें शेयर करूँगा। मेरी CR से है कि काइंडली अगर वो मुझे रिमाइंड करा दें तो मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहाँ था भला इसका, मुझे आपने कल भी याद करवाया था, कैसे लेते हैं अटेंडेंस? 13 लाइंस पे। सर 3 डॉट्स पे जाऊँ? अच्छा 3 डॉट्स, अच्छा पार्टिसिपेंट्स वाले 3 डॉट पे जाऊँ। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड हो गया ये। अच्छा, अब उधर जाके सेव होगी ये डाउनलोड्स में, ठीक है, सही हो गया। ओके जी, अभी मुझे इसका अच्छा वो रिकॉर्डिंग भी पॉज करनी है यहाँ से आके, एंड आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।